Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, lecture number 2, chapter diffraction and interference, chapter number I guess 18 के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है. डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. क्या आप लोगों ने कभी अपने इर्द गिर्द रेनबो में या कभी रेनबो के कलर्स ही देखे हों? तो आपने अक्सर औकात देखा होगा कि रेनबो के इतने ब्राइट कलर्स में से कुछ कुछ कभी कभी आपको डार्क किस्म के कलर्स नजर आने शुरू हो जाते हैं. बिल्कुल इसी तरीके से आपने अक्सर औकात देखा होगा कि आपके हाथ में लगा हुआ सोप जब उस पर लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इनफैक्ट रिफ्रैक्ट करती है, सो उसमें कुछ कुछ आपको कलर्स नजर आते हैं, कुछ जगहों पे आपको डार्कनेस नजर आनी शुरू हो जाती है. ये कैसे मुमकिन हुआ? सो आज हमारा यही एक टॉपिक है जिससे आज हमने इसकी जो है पर्दाकुशाई करनी है. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. आप लोग मेरा लेक्चर नंबर 1 देखें. मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब दो वेव्स एक दूसरे से यूं सुपर इंपोज हो जाए कि वो एक दूसरे के या तो इफेक्ट को खत्म कर दें या इफेक्ट को इनहेंस कर दें, इसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहा जाता है. फर्ज करें, मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा आपका, कि फर्ज करें अगर आपके पास एक वेव ये आ रही है और दूसरी वेव भी यही, इसके ऊपर एक और वेव आ जाती है और वो यूं मीट करती है कि क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिलता है, क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिलता है और ट्रफ 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 के साथ मिलता है. या इवन ऐसा हो कि अगर ये वेव लेंथ है तो उसको कोई वेव यूं आके मीट करती है कि क्रस्ट के साथ ट्रफ मिलता है और ट्रफ के साथ क्रस्ट मिलता है, तो वो एक खास किस्म के पैटर्न्स जनरेट करती है जिनको इंटरफेरेंस कहते होते हैं. अगर तो क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिला तो ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को इनहेंस करके डबल कर देंगे, बढ़ा देंगे. यानी अगर इसका एम्पलीट्यूड 5 है, उसका भी एम्पलीट्यूड 5 है, तो इसका टोटल एम्पलीट्यूड 10 हो जाएगा. यानी ये यूं वेव हो जाएगी हमारी 10, यूं हो जाएगी. यानी ये इफेक्ट जो है ना इनका बढ़ जाएगा. ऑन द अदर हैंड, इधर अगर क्रस्ट ट्रफ से मिल गया और दोनों के एम्पलीट्यूड सेम थे, सो यू गोना सी नो वेव एट ऑल बिकॉज दे बोथ हैव कैंसल्ड द इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर. एक दूसरे के इफेक्ट को उन्होंने कैंसिल कर दिया. इसको कहते होते हैं क्या? इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस को समझने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए कुछ फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. नंबर 1, इंटरफेरेंस के लिए आपके पास मोनोक्रोमैटिक लाइट होना चाहिए सोर्स. बल्कि यहां यूं कहेंगे, क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो हम यूं कहेंगे कि मोनोक्रोमैटिक लाइट वेव होनी चाहिए, मोनोक्रोमैटिक. नंबर 2, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए. कोहेरेंट सोर्स ये होता है कि आपका ऐसा सोर्स जो एक ही जैसी वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा हो, उसके बीच में बहुत सारी वेवलेंथ्स भी शामिल ना हो. लाइट का सबसे बड़ा इशू होता है कि लाइट किसी भी कलर की हो, उसमें बहुत सारे कलर मिक्स होते हैं, यानी एक से ज्यादा वेवलेंथ शामिल होती है. सो लाइट को स्टडी करना एक आम तौर पे अगर वाटर वेव्स को करना हो स्टडी या साउंड वेव को स्टडी करना हो, इतना आसान काम नहीं है. बिकॉज व्हेन यू टेक ऑन द लाइट, obviously you have to take that particular light which is monochromatic and it is producing constant phase. ये constant phase पैदा कर रही है same wavelength के. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कोई व्हाइट लाइट ले लेते हो, व्हाइट के अंदर 7 कलर्स है हमारे पास, तो कैसे आप उसको स्टडी कर पाओगे, इंटरफेरेंस को नहीं कर पाओगे. सो आपका वैसे इसका सबसे बड़ा सोर्स ये होता है कि आप लेजर लाइट ले लो. लेजर जो होती है वो किसी खास कलर की होती है. लेजर लाइट, लेजर ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटेंस किस्म की लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इसको कहा जाता है. यानी ऐसी लाइट जो एम्प्लीफाइड होती है, स्टिमुलेटेड होती है, ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, उसकी रेडिएशन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग सी होती है, स्टिमुलेटेड सीधी होती है, इंटेंस होती है और मोनोक्रोमैटिक होती है. सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत सारी वेव शामिल नहीं होती. सो आप ये एक्सपेरिमेंट लेजर लाइट के साथ कर सकते हैं. तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, आपके पास डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. लाइट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए.
चौथी चीज, इसका सबसे बड़ा तरीका मेथड ये कि बजाय आप दो डिफरेंट सोर्सेज को लें, चूंकि एक बात याद रखें, जो लाइट होती है ना स्टूडेंट्स, उसकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है। तो अगर आप कोई स्लिट प्रोड्यूस भी कर देते, आप कोई क्या कहते हैं, एक दो सेम किस्म की लाइट ले भी लेते हो, जरा से वेवलेंथ से फर्क से आपके इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट शायद ना हो सके। तो इसलिए इसका एक बेहतर तरीका यह है कि आप एक स्लिट लो, ये, और लाइट को फर्ज करो ये लाइट है हमारी, ये लाइट है, ये हमने, हमारी लाइट जो है ना ये प्रोड्यूस हुई है, ये लाइट हमने थ्रो की और ये लाइट गई, यहां से देखें लाइट की वेव्स निकल रही हैं, ये समझे ये एक लेजर थी, ये लाइट हमारी जा रही है, ये लेजर की टॉर्च है, अब ये लेजर की लाइट आगे जा रही है ये, और ये एक ही जैसी वेवलेंथ पैदा कर रही है। तो यहां आपके डिफरेंट किस्म के जो है ना डिफ्रैक्शन पैटर्न जनरेट होंगे, एंड इट शुड बी वेरी स्मॉल। मैंने आपको ये पीछे डिफ्रैक्शन के पैटर्न जनरेट होने के वाले से बताया था कि जब भी आप डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करना चाहें, क्योंकि हमें वाइड रेंज में लाइट चाहिए, हमें सीधा सीधा स्ट्रेट बीम में नहीं चाहिए, हमें वाइड रेंज में चाहिए। व्हाई? बिकॉज इसके आगे ना हम हम स्लिट लगाने लगे। फर्ज करें ये हमारे पास है, ये हम इसको रोक करना, यहां से हम एक स्लिट प्रोड्यूस करेंगे, एक यहां से प्रोड्यूस करेंगे, तो यहां से भी ये डिफ्रैक्शन पैदा करेगा और यहां से भी डिफ्रैक्शन पैदा करेगा। तो नतीजा ये दो सोर्सेज हो जाएंगे, एक तो ये सोर्स है, एक ये सोर्स है, दो। तो वो जब वो आपस में मिलेंगे, वो फिर यूं नहीं मिलेंगे कि ये एक ही लाइट आ रही है, दो डिफरेंट सोर्सेज से लाइट आ रही है। तो वो जब आपस में इंटरफेयर हो रही है, तो उससे क्या होने वाला है, हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होने वाले हैं। ये तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप लेजर लाइट ले लें, और लेजर लाइट जो कि एक ही किस्म की वेवलेंथ प्रोड्यूस करती है, और आगे जो ये हमने दो स्लिट लेने, दिस शुड बी वेरी स्मॉल। तो ये इसका बेहतर तरीका होता है किसी भी इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, कि यंग डबल स्लिट, यंग ने अपने नाम से रखा हुआ है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये वही मैं आपको कराने जा रहा हूं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो उसने दो स्लिट्स पैदा करे, उन दोनों के साइजेस बहुत छोटे हों, वो दोनों खुद ही सोर्स बन जाएंगे, तो वो जब उनमें से लाइट निकलेगी वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर होगी, सो उससे क्या होगा, आपके पास इंटरफेरेंस के पैटर्न जनरेट होंगे। सो आपके पास डबल स्लिट जो होनी चाहिए वो स्मॉल डबल स्लिट्स कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। मोनोक्रोमैटिक हो, कोहेरेंट हो, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, स्मॉल डबल स्लिट्स होने चाहिए, ठीक है, और यही तमाम चीजें, ये हमारे बेसिक रूल्स हैं। इन रूल्स के हिसाब से एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थॉमस यंग। उन्होंने 1801 में एक्सपेरिमेंट दिया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम बाद में पड़ा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट्स, ये देखें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यंग साहब ने क्या किया, उन्होंने आमतौर पर कहा जाता है कि ये सोडियम की लाइट ली थी, यानी एक लेजर लाइट ली, और लाइट को किसी कोई ऐसा सोर्स लिया जिसका जो ओपनिंग थी, यानी वो बहुत ही नैरो थी, वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइट थी, यानी उस लाइट के हिसाब से वो उसी के साइज के बराबर थी। जैसे ही लाइट उसके साथ स्ट्राइक करती है, तो लाइट सर्कुलर पैटर्न जनरेट करती है। ये आप लोगों ने डिफ्रैक्शन में पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लाइट जब भी आपके पास किसी कॉर्नर के साथ टकराए तो सर्कुलर पैटर्न जनरेट करती है। तो अगर उनके बीच में डिफरेंस वेवलेंथ जितना हो तो वो कंप्लीटली सर्कुलर पैटर्न जनरेट होते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा, एक तो लाइट स्प्रेड हो गई है बहुत बड़ी फॉर्म में,
और जहां जहां तक वो स्प्रेड हुई है वहां आपने दो ऐसे आपने एक बड़ी सी वो क्या कहते हैं कोई भी हिंड्रेंस रख ली और उसके बीच में भी दो छोटी छोटी ओपनिंग कर ली जिसको डबल स्लिट कहेंगे। ये स्लिट और ये स्लिट, स्मॉल ओपनिंग विद द साइज ऑफ कंपेरेबल टू द वेवलेंथ की साइज के बराबर ही नियला हमने रखा। जैसे ही वेव इसके साथ टकराई सर्कुलर पैटर्न ने जनरेट होना शुरू कर दिया। ये देखें यहां पे। अब जहां जहां ये मिलेंगे वहां वहां वो इंटरफेरेंस का पैटर्न जनरेट करेंगे। उसकी रीजन, इसकी वेवलेंथ भी सेम है, इसकी वेवलेंथ भी सेम है, क्योंकि ये पीछे से एक ही सोर्स से आया और जिस सोर्स से आया वो मोनोक्रोमैटिक के साथ साथ कोहेरेंट सोर्स भी एक ही जैसी वेवलेंथ फेंकता जा रहा है। ये नहीं है कि उसकी वेवलेंथ में चेंजेस आ रही हैं हमारे पास। सो स्टूडेंट्स फर्ज करो ये इस पॉइंट को हम ढूंढते हैं, ये क्रस्ट ट्रफ यहां ट्रफ मिल रहा है, यानी ये वेवलेंथ यहां ट्रफ डाल रही है। आई एम सॉरी, ब्लैक वाली ये वेव क्रस्ट ट्रफ डाल रही है भी, और ये रेड वाली क्रस्ट ट्रफ ये भी ट्रफ डाल रही है। यानी इस पॉइंट पर आप ट्रफ के साथ मिल रहा है। तो आपको मैक्सिमा, दो चीजें होती हैं, एक होता है मैक्सिमा, एक होता है मिनिमा। मैक्सिमा कहते होते हैं मैक्सिमम लाइट का मिलना, और ये तभी होता है जब क्रस्ट से मिलेगा और ट्रफ से मिलेगा। तो इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऐसा होता है। और ये काम आपका होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, जब क्रस्ट ट्रफ के साथ मिलता है और ट्रफ क्रस्ट के साथ मिलता है। तो हमने पीछे एक स्क्रीन लगा ली, स्क्रीन ने आपका फर्ज करो ये उसके बिल्कुल सामने मैक्सिमम भेज दिया। ये थोड़ा सा चेंज भी हो गया होगा क्योंकि ऑब्वियसली एग्जैक्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये फर्ज करो ये पॉइंट है, क्रस्ट ऑफ एक, क्रस्ट ऑफ दो वेवलेंथ, क्रस्ट ऑफ तीन वेवलेंथ, 3.5, ये क्रस्ट मिल रहा है। अब ये किसका था, ये हमने ब्लैक का रखा, रेड का देखें, क्रस्ट ऑफ एक, क्रस्ट ऑफ दो, क्रस्ट ऑफ तीन, क्रस्ट ऑफ चार। पहले कितना मिल रहा था, 4, पहले भी 4 मिल रहा था, अभी भी 4 मिल रहा है। 4 वेवलेंथ आपकी ब्लैक वाली है, 4 वेवलेंथ यानी ब्लैक का मतलब इस स्लिट की है और इस स्लिट की है, और 4 रेड वाली उस स्लिट की है हमारे पास। तो इन दोनों का पार्ट डिफरेंस 0 है और आप ट्रफ से मिल रहा है, तो इस जगह पे हमारे पास मैक्सिमा पैदा होगा, ये मैक्सिमा। तो जहां जहां वो क्रस्ट ट्रफ के साथ मिलेगा, जैसे ये देखें, क्रस्ट ऑफ एक, क्रस्ट ऑफ दो, क्रस्ट तीन, क्रस्ट ऑफ एक, क्रस्ट ऑफ दो, हाँ देखो ना, वो आपके पास एक क्रस्ट ट्रफ के साथ मिल रहा है। अगर क्रस्ट ट्रफ के साथ मिल रहा हो तो वो वेव एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेगी, तो नतीजा लाइट आपको नजर नहीं आएगी, डार्कनेस नजर आएगी। उसको कहते हैं डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होगी। और जहां आपको ब्राइट नजर आएगी, जहां क्रस्ट के साथ मिल रहा है, ट्रफ के साथ मिल रहा है, तो उसको कहते होते हैं आप ब्राइट फ्रिंज, और उसको मैक्सिमा कहा जाता है, और डार्कनेस को मिनिमा कहा जाता है। तो यू वुड सी एक स्क्रीन में प्लेंटी ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास। ये लाइट आपको नजर आएगी, ये डार्कनेस, लाइट डार्कनेस, लाइट डार्कनेस, लाइट डार्कनेस, लाइट डार्कनेस। तो ये हमारे पास एक प्लेंटी ऑफ डार्कनेस और ब्राइटनेस आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। एक बात आपको बताऊं बच्चों, कि जितना आपका ब्राइट से डार्क का डिस्टेंस होगा, इतने डार्क से अगली ब्राइट का डिस्टेंस होगा, ये सेम डिस्टेंस हमारे पास होंगे। आए अब इस पूरे जो हमने ये पढ़ा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हमने स्टडी किया, इसको हम ज्योमेट्रिकली यहां पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, अब फर्ज करें मैं इसको एक ज्योमेट्रिकल एनालिसिस में यहां लेकर आता हूं। एक वेव जो थी यहां से निकलती है और एक वेव यहां से निकलती है, वो किसी एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमा बना लेती है, ये इवन मिनिमा बना लेती है। ये एक वेव आई है, एक वेव हमारे पास ये वाली आई है बी से, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने करेक्ट कर लिया। यहां से एक लाइट आई, एक यहां से लाइट आई, ये दोनों लाइट किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं। लेट्स से ये किसी पी पॉइंट पे मिल रही है, जैसे यहां हमारे पास इस पे किसी भी पॉइंट पे मिल रही है, और ये यहां जो है या तो मैक्सिमा बना रही है या मिनिमा बना रही है। सबसे पहला काम मैक्सिमा के हवाले से मैंने कहा था कि यानी जिसको कहते होते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब बनती होती है जब हमारे पास पाथ डिफरेंस m लैम्डा की फॉर्म में। ये आपको मैंने पीछे बताया था, अगर 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा हो तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब कहते हैं जब पाथ डिफरेंस
आपके पास 1/2 के फैक्टर्स में हो, 1/2 का मतलब 3/2, 5/2, यानी डिवाइड 2 हो रहा हो। जब पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा या 0 वगैरह में होता है, तो याद रखें आपका क्रस्ट से मिल रहा होता है या ट्रफ से मिल रहा होता है। लेकिन पार्ट डिफरेंस जब डिवाइडेड बाय 2 की फॉर्म में होता है, तो हमेशा या तो आपका क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा होता है या ट्रफ क्रस्ट से मिल रहा होता है, और वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। सो ये पॉइंट था जहां हमारे पास ये दो लाइट मिली। मैंने इस ए से यानी इधर से एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया। वाई? ये बाइसेक्टर इसलिए ड्रॉ किया ताकि ये वेव और ये वेव, ये एक्स्ट्रा वेव थी, इसको ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ा। ये दोनों वेव जो हैं ये किसी एक पॉइंट पे जाकर बराबर हो जाएं। जैसे अब आपके पास ए पी, यानी इस पॉइंट पर ए पी और दूसरा कौन सा है सी पी, ये इक्वल हो जाएंगे। तो इस बाइसेक्टर के ड्रॉ करने से ये हुआ कि ये इस लाइन को ऐसे बाइसेक्ट करेगा, जो ये एक्स्ट्रा चीज होगी ये पाथ डिफरेंस हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस हमारे पास BC है। पाथ डिफरेंस का मतलब हुआ ये वेव एक्स्ट्रा इतनी गई है उससे जाकर मिलने के लिए, इसने एक्स्ट्रा इतना ट्रेवल किया। अगर तो ये पाथ डिफरेंस हमारे पास m लैम्डा की फॉर्म में होगा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा। अगर ये पाथ डिफरेंस हमारा m+1/2 लैम्डा की फॉर्म में हुआ, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा करेगा। ये हमारा यहां तक का वो था। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने इसको जो है यहां से यहां मिलाया, और ये हमारे पास, ये देखें हमारे पास एक वेव, ये एक ट्राइंगल बन गई, और इसको भी हमने थीटा का नाम दे दिया। ये थीटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये ट्राइंगल बन गई। ट्राइंगल क्या है? ABC। इन ट्राइंगल ABC हमारे पास परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा ये सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास BC, और यही पाथ डिफरेंस भी है। ये जो इसको नंबर 1 का नाम दे दें, इसको नंबर 2 का नाम दे दें, बाद में फिर हम इनको लेकर आएंगे। यही पाथ डिफरेंस भी है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। यहां तक तो हमने ये ट्राइंगल तक चले। अब हमने क्या किया, ये दो लाइनें हैं, ये AP वाली वेव और ये BP वाली वेव, इन दोनों के बीच में हमने एक और लाइन बनाई जो जाके उसी P को जाकर टच हुई। ये जाके P को टच हुई। इससे इस तक का जो टोटल डिस्टेंस था उसका नाम मैंने L रख लिया, यानी यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस भी L होगा। ये इसका सेंट्रल पॉइंट O आ गया, और O से P का नाम मैंने Y रख लिया। यहां तक तो आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। यहां से आगे चलते हैं। जनरली स्पीकिंग, ये जो मैंने सारा एक्सपेरिमेंट किया है, ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा बड़ा करके किया है। आमतौर पे होगा यूं, ये लाइट भी सीधी सीधी ट्रेवल कर रही थी, ये भी सीधी, इनके बीच में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा, माइक्रोज में फर्क होगा, बिल्कुल माइक्रोज में। यानी इसका जो पार्ट डिफरेंस होगा इतना बड़ा नहीं होगा कि आपको विजिबल नजर आ जाए। दिस विल बी इन माइक्रोज में होगा। और ये दोनों लाइनें जो हैं, अगर माइक्रोज में फर्क हो तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये दोनों लाइनें स्ट्रेट ही हैं। मतलब आपकी ये लाइन जा रही है और दूसरी भी ये जा रही है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो माइक्रोज में फर्क आ रहा है। सो आप इसको नियरली पैरेलल कह सकते हैं, नियरली पैरेलल। ये मेरी बात याद रखिएगा, ये नियरली पैरेलल है, इफ नॉट फुल्ली पैरेलल, बिकॉज दे गॉट द पार्ट डिफरेंस ऑफ माइक्रोज, वो उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। सो एक बात याद रखें, ये और ये नियरली पैरेलल है, फुल पैरेलल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट, ये किसी पॉइंट पे मिल रही है हमारे पास। और उन दोनों के बीच में भी हमने एक वेव बना ली, यानी एक तो दो लाइनें नियरली पैरेलल, उनके बीच में भी लाइन है, वो भी वहीं जा रही है। तो इसका मतलब है, यानी वो एक्चुअली एक ही लाइन होगी, उसी के अंदर तीन लाइनें घुसी हुई हैं, तो वो दे आर एट द सेम डायरेक्शन। आप तीनों को नियरली पैरेलल कह सकते हैं। और पैरेलल लाइन का एक लॉ होता है कि पैरेलल लाइन जब किसी ट्राइंगल बना रही हो तो उसको कहते थे ऑल्टरनेट एंगल्स, तो उससे बनने वाले ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर इसका ये एंगल थीटा बन रहा है तो याद रखें इससे बनने, क्योंकि ये एक्चुअली ये यूं बन तो यूं गया, ये एक्चुअली होना ये स्ट्रेट चाहिए था,
ये यूं नहीं होना चाहिए था, स्ट्रेट होना चाहिए था एक्चुअली। तो ये भी हमारे पास थीटा उसके साथ लग के अंदर बना लेगा थीटा। ये और ये एंगल नियरली बराबर होंगे हमारे पास बिकॉज ऑफ हैविंग ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, इक्वल होते हैं। तो बच्चों ये एंगल आ गया थीटा। अब इस ट्रायंगल के हिसाब से, इस ट्रायंगल के हिसाब से कौन सी ट्रायंगल, ये वाली, ये इसका नाम क्या रखा था आपने, इसका नाम रख लो, चलो डी रख लो, DOP। इन ट्रायंगल DOP, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। व्हाई? ये राइट एंगल, ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है। जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो सामने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री पे हो जाता है। तो ये एंगल भी 90 डिग्री का हुआ। आपने ये 90 का, इधर भी ये 90 का एंगल है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब चलते हैं इन ट्रायंगल DPO। ये वाला D से O, क्योंकि अब आपका थीटा ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास क्या, Y, और बेस होगी हमारे पास L, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, वो L होगी। जबकि इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर BC है, ये मैंने ऑलरेडी BC आपको परपेंडिकुलर बताया था। और एक चीज और कि इसमें भी 90 के सामने वाला ये AB, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। AB हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज AB हो जाएगा। आई होप आप ये बातों को समझ गए होंगे। अब चलते हैं, हम इस ट्रायंगल पे चलते हैं जो मेन है। इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। हमने साइन क्यों लगाया, क्योंकि इसमें एक परपेंडिकुलर पता है और एक हाइपोटेन्यूज पता है। हमें बेस के हवाले से नहीं पता ये बेस कितनी है, वी आर नॉट, और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है कोई खास। हमें ये पार्ट डिफरेंस पता करना है, जो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है हमारे पास, तो उसका नाम हमने क्या कहते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बना दिया। हाइपोटेन्यूज वहां जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। अब परपेंडिकुलर का क्या नाम रखा था, BC, जो कि BC पाथ डिफरेंस था, यानी पाथ डिफरेंस आ गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ये स्लिट का टोटल डिस्टेंस है, ये स्लिट का, दो स्लिट्स का, यानी जो दो स्लिट्स हैं उनका टोटल डिस्टेंस है। इसको हम D साइन थीटा भी कह सकते हैं। ये मैंने D साइन थीटा यहां लिख लेता हूं। पार्ट डिफरेंस जो हो जाएगा वो D साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला पार्ट डिफरेंस BC, ये हो गया। इसको एक मिनट के लिए हम बंद कर लेते हैं। अगर तो ये पाथ डिफरेंस m लैम्डा की फॉर्म में हुआ तो ये यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा। अगर ये पाथ डिफरेंस जो है इस जगह पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर पैदा कर रहा हुआ तो ये m+1/2 लैम्डा की फॉर्म में होगा। अब जरा मूव करते हैं किसी और इस ट्रायंगल पे चलते हैं। कौन सी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ये वाला, ये कौन सा है, DPO। यहां क्या हुआ, ये गौर से देखें। DPO में हमारे पास ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और बेस और परपेंडिकुलर की जो रेशो होती है उसको tan थीटा कहा जाता है। tan थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के, याद रखें। परपेंडिकुलर क्या है, y, और बेस क्या है, L, तो tan थीटा हुआ y ओवर L। ये भी हमारे पास आ गया, ये दूसरी आ गई। एक बात मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा हो या टैन थीटा हो, ये एंगल जो है दिस इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा एंगल है। ये बहुत, क्योंकि पार्ट डिफरेंस इतना बड़ा होने ही लगा तो ये नियरली लाइनें क्लोज ही हैं, थोड़ा सा फर्क है, यानी ये बिल्कुल इसके साथ है। तो दिस इज नॉट गोना बी सो लॉन्ग, यानी बहुत बड़ा नहीं होने लगा। जब आपके पास एंगल बहुत छोटा होना एंगल, तो साइन थीटा, टैन थीटा और थीटा तीनों बराबर होते हैं। यहां मैं एक आपको ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो याद रखें साइन थीटा, टैन थीटा और थीटा रेडियन में ये बराबर होते हैं, याद रखना। आप कैलकुलेटर से भी इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं। मैं कैलकुलेटर पे आपको सॉल्व करके देता हूं। देखिए, फर्ज करें साइन 1 डिग्री फाइंड करें, ये आ रहा है आंसर 0.017।
tan 1 डिग्री फाइंड करें तो आपका आंसर आएगा 0.1017 और इसी 1 डिग्री को रेडियन में लेकर आए। रेडियन में कैसे लाएंगे? मल्टीप्लाई पाई से करेंगे, डिवाइड 180 से करेंगे, तो ये भी हमारे पास 0.017 आया। इसना sin 2 डिग्री फाइंड करें, tan 2 डिग्री और 2 डिग्री को रेडियन में लेकर आए, 3 के साथ करें, इवन 10 तक ले जाए, ये आंसर वैसे ये एंगल वैसे 5-6 डिग्री से छोटे ही होंगे। सो हम कह सकते हैं इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, ठीक है, सिंस यहां लिखेंगे सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा हमारे पास बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा tan थीटा, ठीक है, ये पक्की बात है। अब पार्ट डिफरेंस क्या था हमारे पास? पार्ट डिफरेंस था d साइन थीटा के, क्या था हमारे पास? d साइन थीटा के इक्वल था, तो इसको हम d tan थीटा भी कह सकते हैं क्योंकि साइन और कॉस बराबर हैं, तो पाथ डिफरेंस होगा d tan थीटा के, ये हमारे पास आ गया, ये पार्ट डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस आ गया। अब अगर ये पार्ट डिफरेंस, यहां दो बातें होंगी, अगर तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, कंस्ट्रक्टिव हुई या डिस्ट्रक्टिव हुई, अगर तो ये कंस्ट्रक्टिव हुई तो ये पार्ट डिफरेंस जो d tan थीटा है ये m लैम्डा के इक्वल होगा, और अगर ये डिस्ट्रक्टिव हुई तो d tan थीटा हमारे पास m प्लस 1/2 लैम्डा के इक्वल होगा। ये बात याद रखिएगा, यानी अगर यहां डार्कनेस पैदा हुई तो ये क्या होगा हमारे पास 1/2 लैम्डा की फॉर्म में होगा, यहां ब्राइटनेस पैदा हुई तो m लैम्डा में होगा हमारे पास, ये पक्की बात याद रखें। और tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये देखें y/l, तो मैं यहां लिख सकता हूं dy/l इज इक्वल टू m लैम्डा, और ये भी हम y/l लिखते हैं इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा, हमारे पास आ गया, ये चीज आ गई हमारे पास। तो हमारे पास अगर हम चीजों को फाइंड आउट करना भी चाहें, जैसे हम यहां से जहां जो फ्रिंज पैदा हुई है वहां तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहिए, जिसको y का नाम दिया है, l वहां जाके मल्टीप्लाई होगा ml लैम्डा डिवाइडेड बाय d आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसको यहां होल्ड करके रखें, ये फर्स्ट, हालांकि फर्स्ट सेकंड वो नाम रखा, चलो रोमन में फर्स्ट कर लेते हैं ये। और इसी तरीके से अगर मैं यहां y की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूं, l वहां जाके मल्टीप्लाई होगा m प्लस 1/2 l लैम्डा डिवाइडेड बाय d आ जाएगा। ये डिस्ट्रक्टिव के लिए आया, दोनों का y। व्हाट इज y? मिड पॉइंट से लेकर उस फ्रिंज तक का डिस्टेंस, जो फ्रिंज आपने पैदा की थी वो m नंबर पे फ्रिंज थी। कौन सी नंबर पे थी? m नंबर पे। लेट्स से ये m नंबर की फ्रिंज थी, m नंबर की फ्रिंज तक का डिस्टेंस है हमारे पास। अब अगर फ्रिंज इससे ऊपर होती, यानी इससे ऊपर, यानी एक स्टेप ऊपर वाली होती, तो m प्लस 1 होती, यानी यहां से m फ्रिंज तक का डिस्टेंस है, उससे ऊपर होती m प्लस 1, उससे होती m प्लस 2, m प्लस 3, यानी फ्रिंजेस तो लाइन में रखी है। फर्ज करो मैं अगर यहां से यहां तक मैं कहता हूं, मैं कहता हूं ये मैं इस जगह पे मौजूद हूं, यहां से उस दीवार तक का डिस्टेंस और उस दीवार से आगे तक का डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करना हो, दीवार से आगे तक का डिस्टेंस, एक और अगली दीवार का, तो मुझे यहां से अगली दीवार तक का डिस्टेंस पता हो, जैसे यहां से अगली दीवार तक का डिस्टेंस 10 फुट है और यहां से इस दीवार का डिस्टेंस 8 फुट है, तो मुझे पता चल जाएगा उन दो दीवारों के बीच का डिस्टेंस 2 फीट है हमारे पास। कैसे? यहां से अगली दीवार और यहां से इस दीवार के डिस्टेंस को माइनस कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो ये m फ्रिंजेस तक का डिस्टेंस ये है, लेकिन अगली फ्रिंज हमारे पास आ जाए, उससे आगे फ्रिंज, तो वो हमारे पास हो जाएगा m प्लस 1, और वो यहां भी m नहीं होगा, m प्लस 1 आ जाएगा l लैम्डा डिवाइडेड बाय d। ये m तो तब रखा था ना जब m फ्रिंजेस हो हमारे पास, जब m प्लस 1 फ्रिंजेस हो, उससे अगली यानी कि 2m प्लस 1, यानी यहां से एक दीवार छोड़ के अगली दीवार तक का डिस्टेंस ये, और यहां से इस दीवार का डिस्टेंस ये, दोनों को माइनस करते हैं, दो दीवारों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। यही बात समझाई थी, यानी m प्लस 1 फ्रिंज का मतलब है यहां से इस फ्रिंज को छोड़ के अगली फ्रिंज तक का डिस्टेंस, यहां तक फर्ज करो ये यहां तक की कोई फ्रिंज आ रही है,
और यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है, तो हम इस पूरे में से ये वाली फ्रिंज माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा, जो कि एक्चुअल फ्रिंज का डिस्टेंस है। एक्चुअल फ्रिंज का डिस्टेंस कितना है? आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। एक्चुअल फ्रिंज का डिस्टेंस यानी यहां से इससे अगली फ्रिंज तक और इससे यहां से यहां तक की फ्रिंज को माइनस कर दें तो इस फ्रिंज का डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। सो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, यानी ym+1 में से ym माइनस कर दूं, यानी इसमें से m+1 l लैम्डा डिवाइड बाय d में से माइनस कर दूं ml लैम्डा डिवाइड बाय d, ये कर दूं तो देखें इन दोनों को तो हम कहेंगे चेंज इन डिस्टेंस, यानी जो चेंज पैदा हुई। इसमें क्या होगा, l लैम्डा डिवाइड बाय d, l लैम्डा डिवाइड बाय d माइनस कर दो, ये आ जाएगा m+1, ये माइनस m माइनस कर दो, m से कटा l लैम्डा बाय d आ जाएगा, l लैम्डा डिवाइडेड बाय d आ गया। यानी दो फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, l लैम्डा डिवाइडेड बाय d, ये आ जाएगा। ये ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस भी यही है, डार्क में भी यही डिस्टेंस आएगा, करके देख लिया उसका भी, मैं उसका रेड से कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए। इससे अगली फ्रिंज जो होगी वो m+1 होगी, तो यहां भी m+1+1/2 l लैम्डा डिवाइडेड बाय d आ गया। अगर इसमें से ये माइनस कर दे तो डेल्टा l आ जाएगा, मैं उनकी वैल्यू को माइनस कर रहा हूं, इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दे, यानी m प्लस इन दोनों को प्लस करें 3/2 आता है, उसमें से माइनस वो ऊपर वाला कर दें, m+1/2 l लैम्डा डिवाइड बाय d, तो यहां भी वही कॉमन आएगा, क्या आएगा l लैम्डा डिवाइड बाय d, बाकी बच गया m+3/2, यहां बच गया m-1/2, m कटा 3/2 में से 1/2 माइनस करेंगे 2/2 आएगा, 2/2 का मतलब 1, तो वही फ्रिंज डिस्टेंस आ गया हमारे पास l लैम्डा डिवाइडेड बाय d। दो फ्रिंज का कंसेक्यूटिव डिफरेंस, वेदर दिस फ्रिंज इज डार्क और ब्राइट, ये डार्क है डिस्ट्रक्टिव, ये ब्राइट है कंस्ट्रक्टिव, सेम होता है l लैम्डा डिवाइडेड बाय d। अब यहां कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए। फर्ज करो मैं चाहता हूं कि ये फ्रिंज का साइज बढ़ जाए, मैं चाहता हूं यार इतनी छोटी छोटी फ्रिंजेस कहां हैं, ये इतनी फ्रिंजेस, मैं चाहता हूं इसका साइज बढ़ जाए। आप खुद देखें ये फ्रिंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डी के। ये देखें नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? अच्छा, यानी जितना एल बड़ा होगा, एल यानी इसको उधर कर लो, स्क्रीन को इसको थोड़ा पीछे कर लो, स्क्रीन को दूर कर लो, इसको दूर कर लो, और बड़ा हो जाएगा डिस्टेंस, आपका फ्रिंज बड़ी हो जाएगी, आप इजीली स्टडी कर सकते हो। दूसरा, अगर डिस्टेंस कम हो जाए, ये और करीब आ जाए, यानी और करीब, यानी स्लिट्स बहुत करीब करीब हो, तब भी आपको फ्रिंज बड़ी बड़ी नजर आएगी, क्योंकि ये दो एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेट करते हैं। रही बात वेवलेंथ की, जितनी बड़ी वेवलेंथ यूज करोगे उतनी ही आपका बड़ी फ्रिंज आएगी, मतलब ब्लू की फ्रिंज बड़ी होगी, ब्लू बड़ी वेव है, रेड की वेवलेंथ छोटी है तो उसकी फ्रिंज साइज भी छोटे होंगे। सो ये डिपेंड करता है कि कौन सी फ्रिंज आप यूज कर रहे हैं, कौन सा कलर आप यूज कर रहे हैं, कौन सी वेवलेंथ है आपके पास। सो ये तमाम रिजल्ट्स आपको ये चीज बताती है। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट सेम चीजों को बैलेंस करके आप एक्सपेरिमेंट एयर में भी करते हो और वाटर में भी करते हो, लेंथ भी सेम, डी भी सेम, और एक ही जैसी, या ब्लू या रेड कोई भी यूज कर रहे हो, स्पेस में भी कर रहे हो या मतलब एयर में भी कर रहे हो, नीचे पानी में भी कर रहे हो, तो क्या फर्क होने वाला है? याद रखना स्टूडेंट्स, एक चीज आपने पढ़ी थी, v = f लैम्डा, बल्कि c, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, c कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बात याद रखें आमतौर पे। लेकिन याद रखें फ्रीक्वेंसी जो होती है, जब लाइट आपकी एयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम होने से, अगर स्पीड कम, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट, फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो जाए तो कलर चेंज हो जाए,
फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक कलर से भी होता है। तो आपका अगर ये कांस्टेंट हो तो सी और लैम्डा एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सी नहीं कहेंगे फिर वी कहेंगे, यानी जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी, जितनी स्पीड कम होगी वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। अब स्पीड जो है बड़ी कहां होती है, एयर में होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वहां आपकी वेवलेंथ बड़ी होगी और वेवलेंथ बड़ी हुई फ्रिंज बड़ी नजर आएगी, यानी आपको फ्रिंज जो है ना वो एयर में बड़ी नजर आएगी। लेकिन यही काम वाटर में करेंगे क्योंकि स्पीड कम हो गई और वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, वेवलेंथ छोटी होगी तो आपकी फ्रिंज साइजेस क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हमेशा एग्जाम में ये इसके चांसेस ब्राइट रहते हैं और इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको कोई इशू हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ, लाजमी आप कमेंट में पूछें। कीप सब्सक्राइबिंग इट, कीप लेटिंग द अदर स्टूडेंट्स नो अबाउट द चैनल इफ यू रियली लाइक इट। अस्सलाम वालेकुम फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।